मनी इज मैनी थिंग बट नॉट एवरीथिंग। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। आपने सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आज पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर 10th क्लास का। आप डेवलपमेंट को कैसे देखते हो? आप अपने संदर्भ में, अपने कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि व्हाट इज डेवलपमेंट। अपनी पोजीशन में जो पॉजिटिव चेंज होता है, मतलब आज आप साइकिल पे चल रहे हो, कल आप बाइक पे और कार पे चलो, आपके पास अपना घर हो, ऐसी स्थिति को डेवलपमेंट कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है ये जानने की कोशिश करते हैं। कि कह रहा है कि पॉजिटिव चेंज इन एनी सिचुएशन और एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो पॉजिटिव चेंज होता है, जो किराए के मकान में है उसका अपना मकान हो, जो स्टूडेंट साइकिल पे चल रहा है उसके पास बाइक हो, कार हो, तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है उसके जीवन में हैप्पीनेस वगैरह भी हो, हेल्थ अच्छा हो, इन सब को डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे दिया है कि अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए या अलग अलग पर्सन्स के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होता है। केवल स्टूडेंट्स की बात नहीं होती, स्टूडेंट्स तो पैसे करते हैं। इस चैप्टर में ये भी बात बताया गया है कि पैसा डेवलपमेंट का एक मेन पैमाना है, मेन स्केल हो सकता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो आप समझ पा रहा हूं कि आप कहते हो ना कि तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। आगे नहीं गाऊंगा, मुझे पता है तू चाहते हो कि सर आप गा दो, पूरा गा ही दो। नहीं, चलिए पढ़ते, आप खुद सुन लेना। तो देखो क्या है इसमें, क्या एक प्रश्न किया गया है कि व्हाई डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। नोशन का मतलब विचार होता है, मतलब थॉट। अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास का अलग अलग मायना क्यों है। आपके पापा चाहते हैं कि मेरे पास यदि 5 लाख रुपया हो तो मैं ये प्लॉट खरीद लूं। आप चाहते हैं मेरे पास 5 लाख हो तो मैं विदेशी मॉडल एक बाइक आया है वो खरीद लूं। एक आपकी माँ चाहती है कि मैं 36 इंच का वो सोनी का टेलीविज़न खरीद लूं ताकि सीरियल देखूं। सबके लिए अलग अलग मतलब होता है। गरीब अलग अलग ख्वाब देखता है। NCERT में टेबल नंबर 1.1 है जिसमें एक एक उदाहरण करके समझाया गया है। तो पहली बात यहाँ पे करते हैं कि गोल और डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब दोनों का मायना। समटाइम्स गोल ऑफ अ डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी अपोजिट टू ईच अदर। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो आपके लिए डेवलपमेंट है दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कैसे? डैम का एग्जाम्पल देखिए। जहाँ पे डैम बनता है तो शहर के लोगों के लिए, जो सिटी में रहते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है, उनके लिए पर्याप्त पानी मिलता है वहाँ से। लेकिन जहाँ पे डैम बनता वहाँ के लिए तो डिस्ट्रक्शन है, पानी बाढ़ की स्थिति आ जाती है, उनके लैंड एक्यू हो जाते हैं, मतलब ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो उनके लिए डिस्ट्रक्शन है। एक व्यक्ति का विकास दूसरे का विनाश हो सकता है। प्लास्टिक बना तो फैक्ट्री मालिकों के लिए बहुत ज़बरदस्त और पर्यावरण के लिए दुश्मन है। तो ये डेवलपमेंट फॉर वन में ऑल्सो बी डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर, मैंने समझा दिया। अब टेबल नंबर 1.1 में NCERT में जो मैंने आपका उदाहरण आपके पापा और आपकी मम्मी का दिया उसी कॉन्टेक्स्ट में है, आप खुद इसको करना। आगे लिखा है कि पीपल्स डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइफ। मैंने स्टार्ट किया तो कहा कि मनी इज मैनी थिंग बट नॉट एवरीथिंग। मनी इज मैनी थिंग बट नॉट एवरीथिंग। पैसा सब बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा, आपका हेल्थ सही नहीं हो, आपकी हैप्पीनेस सही नहीं हो, सामाजिक स्टेटस सही नहीं हो, तो वो कोई मायने नहीं रखता। मान लीजिए कोई ऐसी लड़की आती है जो शादी करके, हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता कि वो जाती, उसको ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता, तो मनी मन सोचती उसको सारी सुविधाएं घर में, लेकिन वो भी खुले में घूमना चाहती, शहर में घूमना चाहती, शॉपिंग करना चाहती हैं। आपके मेरी जो बहन है वो भाई की तरह बुलेट चलाना चाहती है, कार चलाना चाहती है, अपना जॉब टीचिंग करना चाहती है। तो दीज आर ऑल्सो द थिंग्स व्हिच मैटर, मतलब वो भी मैटर करता है डेवलपमेंट में। तो क्या कहा कि डेवलपमेंट पैसों के अलावे, मतलब पैसा इनकम भी बहुत मैटर करता है, उसके अलावे क्या चीज़ें मैटर करता है? इक्वल बिहेवियर। समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ समानता के साथ बिहेव हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी है। फ्रीडम ऑफ सिक्योरिटी। आप ऐसे जगह गए जहाँ पे पैसा तो बहुत कुछ है, नक्सलाइट एरिया है या चाहे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो आप कहोगे यार पैसा तो है लेकिन शांति नहीं है, वो सही नहीं है। तो सिक्योरिटी और फ्रीडम चाहिए। रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस।
मतलब थोड़े भी पैसे हो लेकिन आपके जीवन में खुशी हो, आप मस्त हो, स्वस्थ हो, तो आप डेवलपमेंट का एक ये भी एक खेल माना जाता है। आगे पढ़ते हैं। तो चलिए डेवलपमेंट चैप्टर को और डेवलप्ड करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, देयर आर सम कीवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स which will help you to understand this chapter in a vast manner। मतलब बहुत सारे इसके शब्द हैं जो आपको इस चैप्टर में समझने में मदद मिलेगी, या आपको डिफाइन करने के लिए कहता है। कई बार कई बार इस शब्द से आपको सामना हुआ होगा, पहले भी 9th क्लास में। क्या है वो, तो कहते हैं पहला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर। मतलब शिशु किसको कहते, जब कोई बच्चा जिंदा जन्म लिया, मतलब मृत्यु नहीं होना चाहिए, मतलब जिंदा लेने वाले बच्चों की संख्या, उस पे 1 साल की उसकी आयु हो, उससे पहले जितनी मृत्यु दर यानी डेथ रेट होता है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब जिस देश का ये जितना कम होगा उसको उतना अच्छा देश डेवलप्ड माना जाएगा। क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। 1000 पर 1 साल तक की आयु के बच्चे, मतलब मृत्यु दर जो होता है डेथ रेट, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। तो ये बात स्पष्ट हो गया। अब आगे क्या है, लिटरेसी रेट, जिस देश का जितना बेहतर हो उसको अच्छा, मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 7 या उससे अधिक, द पर्सन हुज एज इज 7 years और मोर देन दैट, हु कैन रीड एंड राइट इन वन लैंग्वेज, एटलीस्ट वन लैंग्वेज। 7 या 7 से अधिक वर्ष आयु के बच्चे या व्यक्ति जो किसी भी एक भाषा में लिख या पढ़ सकते हैं उसको हम लिटरेट कहते हैं, इसको हम लिटरेसी रेट कहेंगे। जितना जिस देश का अधिक होगा उतना बेहतर। भारत में आप जानते हैं कि केरला का सबसे बेहतर है और बिहार का सबसे कम है। आगे क्या लिखा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जन्म के बाद जो औसत आयु होती है जीने की, मतलब हर एक देश का अलग अलग होता है। इसी चैप्टर में आप श्रीलंका का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बहुत बेहतर है, 74 ईयर्स है, और भारत का 68.8 मतलब 69 ईयर्स है। यानी कि एवरेज में लोग 69 ईयर्स भारत में जीते हैं और श्रीलंका में 74। एशियाई देशों में बहुत बेहतर है श्रीलंका का। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब जीने की औसत आयु। सेक्स रेशियो रह गया था। सेक्स रेशियो का अर्थ होता है कि 1000 पुरुषों पर मेल्स पर नंबर ऑफ फीमेल्स, द नंबर ऑफ फीमेल्स एट पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स है, लड़के हैं, तो उस पर लड़कियों की संख्या कितनी है उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। भारत में सबसे बेहतर सेक्स रेशियो केरला का, सबसे बेकार सेक्स रेशियो हरियाणा का है, और जितने भी नॉर्थ के स्टेट्स हैं उसकी सेक्स रेशियो, जहाँ पे शिक्षा कम होगी वहाँ पे लड़के और लड़कियों में भेद होता है, लड़कियों का जन्म लेना अच्छा नहीं माना जाता है, जिसके कारण उसकी रेट कम होती है। पर कैपिटा इनकम, देश के टोटल इनकम को उसके नंबर ऑफ पर्सन्स यानी एज पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो जो आता है उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। पूरे मतलब एक फैमिली की टोटल इनकम, उसके जितने मेंबर उसे डिवाइड कर दो, एवरेज निकल आएगा। इसी तरह पूरे देश की टोटल इनकम को उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। नेट अटेंडेंस रेट, मतलब 8वीं क्लास तक तो लगभग ठीक ही होता है, 8th क्लास के बाद जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उसको नेट अटेंडेंस रेट कहते हैं। समझ में आ रही है बात? नेट अटेंडेंस, निवल उपस्थिति अनुपात 8th क्लास के ऊपर के बच्चों का। अब है नेशनल इनकम, नेशनल डेवलपमेंट। परिवार की आय अच्छी होगी, अच्छा विकसित होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा तो गांव अच्छा, स्टेट अच्छा, देश अच्छा और दुनिया अच्छा। इसी प्रकार देश के नागरिक अच्छे, हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी, लिटरेसी रेट अच्छा होगा, डेवलप्ड यानी पैसे अच्छे होंगे, सुविधाएं होंगे, तो उसको डेवलप्ड कंट्री कहेंगे। ये सब चीज़ें, मतलब इनमें जितनी भी चीज़ें हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना देश या राज्य का कम होगा वो बेहतर होगा, बाकी सभी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए।
मतलब सेक्स रेशियो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि 1000 लड़कों पे 1000 लड़कियां भी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, नेचर ने कितना अच्छा बराबर करके दिया है, हम लोग इसको बिगाड़ देते। लिटरेसी रेट बेहतर होना चाहिए, सेक्स रेशियो बराबर होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो जबरदस्त होना चाहिए, 75 76 जो भी है। पर कैपिटा इनकम देश का अच्छा होना चाहिए, नेट टेंडेंसी रेट बेहतर होना चाहिए। तो इसी सबको हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। मेजर्स ऑफ इंप्रूवमेंट मे बी material such as availability of health, education and so on, इस तरह के होने चाहिए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट। आगे पढ़ते हैं। अब आइए चेक करते हैं कि वर्ल्ड बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरे वर्ल्ड में लोगों की इनकम के बारे में स्टडी करता है। वर्ल्ड बैंक का जो पैमाना है वो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय मतलब जो पर कैपिटा इनकम है वो कई बार तो सही साबित होता, लेकिन कई बार ये एक्यूरेट मेथड नहीं है किसी व्यक्ति के स्टेटस या कंट्री के स्टेटस को जानने के लिए। जैसे इसमें क्या क्या यूज करता है, व्हिच क्राइटेरिया आर यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू कंपेयर द कंट्रीज। चाहे वो दो कंट्री की तुलना हो या दो व्यक्ति की तुलना हो, तो दो कंट्री की तुलना करते हैं। कौन से क्राइटेरिया, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाता है। एक है कि पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक यूज करता है, कौन सी क्राइटेरिया, पर कैपिटा इनकम। और दूसरा यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल का, सभी कंट्रीज उसके लगभग मेंबर्स हैं, तो वो HDI इंडेक्स जारी करता है। तो इससे भी देशों की तुलना होती है, सभी कंट्री को लगता है कि हम इसमें स्टेटस बेहतर आए। दोनों क्या यूज करता है, तो वर्ल्ड बैंक यूज करता है पर कैपिटा इनकम। आपसे यदि पूछता है कि क्या पर कैपिटा इनकम एकदम एक्यूरेट है, कहेंगे नहीं भी है, मतलब टोटली अग्री नहीं किया जा सकता। कैसे, मान लीजिए एक व्यक्ति की जो साल की इनकम है वो 1 लाख रुपया है, या महीने की जैसे भी साल का काउंट होता है, और एक व्यक्ति का 10,000 है। दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 55,000। महीने की बात करें या साल की जो भी, तो अब मतलब पूरे कंट्री में कई ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि 55,000 रुपीज़ तो हमने जीवन में देखा नहीं। मतलब क्या करता है, अंबानी को और एक भिखारी को दोनों का एवरेज निकाल के बीच में निकाल देता। अंबानी का इनकम 1 करोड़, भिखारी का इनकम मान लीजिए 1,000 रुपया, उसके बीच में ला देता 50 लाख। 50 लाख तो कई लोगों के नसीब में नहीं है। तो जो पर कैपिटा इनकम होता है वो कई बार एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा पर कैपिटा इनकम ऑन द बेसिस ऑफ, इसके आधार पे वो 2 कैटेगरी बनाता है। कौन कौन सा, कंट्रीज इनटू 2 कैटेगरीज। तो पहला हाई इनकम कंट्रीज और दूसरा लो इनकम कैटेगरीज कंट्रीज, मतलब कम इनकम वाला और ज्यादा इनकम वाला। ये वर्ल्ड बैंक का पैमाना है पर कैपिटा इनकम। दूसरा है HDI। HDI क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह हर साल जारी होता है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, HDI मानव विकास सूचकांक के कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई चीजों को पैमाना माना जाता है। व्यक्ति के पास केवल पैसा बढ़िया है तो ही उसको अच्छी स्थिति नहीं मानी जाए। इसमें कई चीजों को, एजुकेशनल लेवल देखा जाता है व्यक्ति का, मतलब उस देश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। हेल्थ स्टेटस देखा जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, कितना हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, और पर कैपिटा इनकम। इन 3 चीजों को मानकर HDI इंडेक्स जारी करता है। कौन जारी करता है, UNDP, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल छूट वोट गया है तो ये आप देख लेना। तो ये पब्लिश करता है एजुकेशनल, मतलब एजुकेशन देखता है, हेल्थ देखता और पर कैपिटा इनकम देखता है, इन चीजों को देखकर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। NCERT में 1.6 टेबल एक बना हुआ है जिसमें एशियन कंट्रीज को तुलना किया है HDI इंडेक्स में, मतलब HDI में। तो इसमें क्या कहा है, अच्छा NCERT की बुक में आपके पास यदि पुरानी बुक होगी, कई बार किताब दुकानदार के पास भी, तो उसमें ना डेटा में फर्क होगा। तो आप लेटेस्ट डेटा देखना। तो अब सभी बच्चे तो नई किताब नहीं खरीदेंगे, तो क्या करना, नेट पे जाना और नेट पे आपको डाउनलोड करना बुक PDF, तो नया डेटा देता है। इसमें 2017-18 का डेटा लेटेस्ट है। तो HDI में श्रीलंका की स्थिति
मतलब एशियन कंट्रीज़ में भारत से बहुत बेहतर है। मतलब रैंक दिया है तो श्रीलंका का रैंक 76 है, ये रिपोर्ट 2017 का है, आप में डिफर भी हो 76 है श्रीलंका, और भारत का जो इसमें रैंकिंग है वो 130 है, 130। मतलब अच्छे कंट्रीज़ में 130वां नंबर, मतलब अच्छी स्थिति नहीं है, समझ पा रहे हैं। इससे अच्छी स्थिति म्यांमार की 148 है, और सॉरी 148 तो थोड़ा सा खराब हुआ म्यांमार का। मतलब एशियन कंट्रीज़ में सबसे बेहतर श्रीलंका का दिया है। तो ये टेबल आपको देगा एग्जाम में, और टेबल को कंपेयर करके आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें इससे आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो आप बताना कि एसडीआई ये डिनोट करता है। आगे देखते हैं। डेवलपमेंट इस शर्त पे भी होनी चाहिए कि आने वाली फ्यूचर को भी हमारे जो रिसोर्स है वो बचे उसके लिए। ये नहीं कि इतना यूज़ कर लो कि आपके परपोते को देखने को कुछ ना मिले, तो आपकी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ देखने को मिले। तो इसके लिए कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं सतत पोषीय विकास। मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट होता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके लिए मैंने लिखा यूज रिसोर्स इन सच अ वे दैट पर्पस इज सॉल्व्ड एज वेल एज इट ऑल्सो कंजर्व फॉर फ्यूचर। मतलब अपने रिसोर्स का इस तरीके से इस्तेमाल करना आपकी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और आपको आने वाली पीढ़ी को भी देखने को मिले। साथ एक और, ये एनवायरनमेंट को कम हार्म करे। अब ऐसा कोई डेवलपमेंट तो शायद ही होगा जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, लेकिन जंगल काटना पड़े तो कम से कम पेड़ कटे और डेवलपमेंट हो, तो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। समझ में आ गया। आगे लिख रहा है रिन्यूएबल रिसोर्स। आप 8th क्लास 7th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ये अनलिमिटेड मात्रा में है जिसको फिर से बनाया जा सकता है। वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, दीज आर द रिन्यूएबल, नवीकरणीय साधन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये समझ में आ गया। आगे लिख रहा है नॉन रिन्यूएबल, ये भी समझ में। नॉन रिन्यूएबल जो लिमिटेड है और जिसको बनने में हजारों करोड़ों साल लगता है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इसको कमी हो सकती है। जैसे जितने भी पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स है, उस नॉन रिन्यूएबल में आता है, और इसके ज़्यादा यूज़ करने से पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। इसके एग्जांपल्स है मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। इसमें लिमिटेड वर्ड आएगा। समझ में आ गई बात। आगे दिया सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, मतलब कैसे हो, आप कैसे करोगे विकास, मतलब एनवायरनमेंट को हानि भी ना हो और विकास। तो इसके लिए 3-4 कंडीशंस मैंने लिखा कि रिसोर्सेस आर जुडिशली यूज्ड, शुड बी यूज्ड जुडिशली। मतलब रिसोर्स को विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। रिन्यूएबल रिसोर्स अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग होने चाहिए। पेट्रोल का यूज कम करो, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा करो। इट ट्राइज टू डू द लीस्ट हार्म टू द एनवायरनमेंट। जंगलों का कटाव कम से कम हो, पेड़ पौधे जितने कटे उससे अधिक लगा दो, ये भी हो गया। प्रमोट द सिस्टम रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। मतलब जैसे कागज हो या प्लास्टिक हो, एक तो प्लास्टिक का यूज कम करो, यदि करते भी हो तो उसको रिड्यूस करो, मतलब कम से कम करो, रीयूज करो, मतलब किए हुए को फिर से उपयोग करो, और जो यूज हो जाता है फिर से उसको गला के फिर नया करो, रिसाइकल। तो 3R शुड बी यूज्ड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे पढ़ते हैं। बच्चों तो ये लिखा हुआ है कि वाई लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब विकास के लिए जो लिटरेसी क्यों आवश्यक है। लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई, शिक्षा। तो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं, एक सुखी जीवन के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, व्यक्ति समाज सबको बेहतर बनाने के लिए शिक्षा अधिक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैसे, ये आप अपने मन से लिख सकते हो। अच्छी शिक्षा रहेगी तो वो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेगा, हेल्थ सिस्टम उसका अच्छा होगा। अच्छी शिक्षा होगी तो एम्प्लॉयमेंट आसानी से प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसके पास स्किल्स बहुत अच्छी होगी। अच्छी शिक्षा रहेगी तो डिग्निटी, मतलब उसका लाइफ जो है रिस्पेक्टफुल होगा, वो अच्छे सम्मानपूर्वक जॉब प्राप्त करेगा। अच्छी शिक्षा रहेगी तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो। तो दीज आर द फैक्टर्स। तो आप लिख सकते हो अवेयरनेस रहेगा उसमें, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना वो सीखेगा, कंप्यूटर वगैरह का। सेट न्यू इंडस्ट्रीज,
जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो दूसरों को भी रोजगार देता है और खुद भी रोजगार प्राप्त करता है और कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। मैंने बता दिया कि एक इंडस्ट्री लगाएगा, हजारों को रोजगार देगा। वो अलग बात है कि हमारे देश में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नौकरी ढूंढने के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन सही मायने में जो लिटरेट हो और एजुकेटेड होगा वो मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। तो ये फैक्टर्स, ये फायदे हैं अच्छी लिटरेसी रेट का किसी भी कंट्री या स्टेट का। अब कह रहा है व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें पूछता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा अंतिम व्यक्ति, मतलब जो गरीब है या जो डिजेबल है या कोई वीकर सेक्शंस हैं, बीडो हैं, इन सबको भूखे नहीं रहने देना, मतलब सस्ते दामों पे अनाज उपलब्ध कराना, मुहैया कराना, इसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। हम अपने यहाँ राशन कार्ड बना है जिसके जरिए कम रेट पर गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल दिया जाता है। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही एक हिस्सा है। इसके क्या फ़ायदे हैं? तो इसके फ़ायदे हैं टू गिव राशंस टू द लो प्राइस टू द पुअर पीपल, टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस लेवल ऑफ द पुअर। हालांकि इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से की तरह ही देखा जा सकता है, जैसे मिड डे मील है। सरकार क्या करती है, गरीब बच्चों को न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए, अधिक एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ये भी करते हैं। तो इस तरीके से हो गया। आगे है नेक्स्ट प्रश्न कि मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे नीड टू द लिव वेल। मतलब पैसों के जरिए एक बेहतर जिंदगी खरीदा जा सकता है क्या? पैसे बहुत, मैंने बार बार कहा कि मनी इज मैनी थिंग बट नॉट एवरीथिंग। मतलब पैसों से आप सामान खरीद सकते हो, पैसों से सोफा खरीद सकते हो, बिल्डिंग खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को खरीद सकते हो, लेकिन पैसों से शांति नहीं खरीद सकते। पैसों से क्या नहीं खरीदा जा सकता है? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीदा जा सकता। पैसों से एक अच्छा पड़ोसी नहीं खरीदा जा सकता। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनको कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी रहती है जिसके कारण बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता, पैसा। तो उन्होंने कहा कि इसकी क्या करें? तो कहा कि ये हमारी मजबूरी है, क्या करें, हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो ये इसमें फिट बैठता। तो दीज पॉइंट्स कैन बी रिटन। आगे क्या लिखा है कि लिखा है व्हाट शुड बी डन टू मेक इंडिया अ डेवलप कंट्री। मतलब भारत को एक बेहतर विकासशील देश बनाने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए? तो आप अपने मन से लिख सकते हो। एजुकेशन सिस्टम जबरदस्त होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम जबरदस्त होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद क्या क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज जबरदस्त होनी चाहिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, ताकि अमीर और गरीब के बीच जो फासले हैं, डिफरेंस है, वो कम हो। दीज आर द फैक्टर्स विच कैन बी रिटन टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिंदगी में क्या ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन, हेल्थ या मनी? ये आप कमेंट करके बताओगे। थैंक यू वेरी मच।